हेलो। हेलो बच्चों। एक बार कमेंट सेक्शन में टैली कर देना यार कि मेरी वॉइस ऑडिबल और क्लियर है नहीं है। और आई होप कि आपने मेरा जो मोशन इन वन डायमेंशन का पार्ट 5 था जिसमें मैंने वेलोसिटी और थोड़ा बहुत एवरेज वेलोसिटी के बारे में डिस्कस करा था कि अगर आपको कोई भी बॉडी जो मोशन कर रही है आप उसकी वेलोसिटी या फिर एवरेज वेलोसिटी को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। और ये पार्ट 6 रहने वाला है जिसके अंदर हम बेसिकली डिस्कस करेंगे कि किसी भी बॉडी की यूनिफॉर्म वेलोसिटी और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी को कैसे निकालते हैं, कैसे जज करते हैं कि बेसिकली कोई बॉडी अगर ट्रैवल कर रही है किसी पर्टिकुलर वेलोसिटी से तो वो जो वेलोसिटी है हमारे पास वो यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। पार्ट 6 रहने वाला है वीडियो का। ओके। तो मैंने वेलोसिटी और स्पीड में आपको बेसिक डिफरेंस जो था वो क्या बताया था। स्पीड में डायरेक्शन मैटर नहीं करती, पर अगर वही हम वेलोसिटी की बात करते हैं तो वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी हो जाती है। इसमें डायरेक्शन का बहुत बड़ा या फिर बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है। मतलब अगर स्पीड का फॉर्मूला देखा जाए तो बेसिकली इट इज़ डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टाइम टेकन, और वेलोसिटी का देखा जाए तो वो होता है कि किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में हमारे पास डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है, और किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में डिस्टेंस ट्रेवल होने को ही हम डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय दैट ऑब्जेक्ट कहते हैं अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है जो ओवरऑल हमारे पास एक वेलोसिटी को भी वेक्टर क्वांटिटी बना देता है। अब कहीं वेलोसिटी अगर एक वेक्टर क्वांटिटी है तो उसका जो इम्पैक्ट है वो हमारे पास यूनिफॉर्म वेलोसिटी और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी में ही पड़ जाता है। कैसे बढ़ जाता है वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे बेसिक। और जो कर्व पूछे जाते हैं बेसिकली यूनिफॉर्म वेलोसिटी और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी एग्जाम में डायरेक्टली कभी ऐसे नहीं पूछी जाती। बेसिकली इनके कर्व मतलब आपको चार ऑप्शन में ABCD चार कर्व दिए रहेंगे बेसिकली वेलोसिटी टाइम ग्राफ से रिलेटेड। उसमें आपको बताना होगा कि बेसिकली कौन सा कर्व इसमें से यूनिफॉर्म वेलोसिटी को इंडिकेट करता है और कौन सा कर्व नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी को इंडिकेट करता है रेस्पेक्टिवली। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एक पेन और एक कॉपी अपने साथ ले लेना, और जो जो मैं कराता हूँ जो जो मैं पढ़ाता हूँ उसको एक अपनी नोटबुक में लिखते रहना ताकि रिवीजन के टाइम में आपको दिक्कत ना आए। बेसिकली आपके पास सारे नोट्स एक जगह पे इकट्ठे हुए हो और आप बेसिकली उनको रिवाइज कर सके। ठीक हो गया, तो शुरू करते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी से। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब बेसिकली किसी भी ऑब्जेक्ट की जो मोशन कर रहा है हमारे पास उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही। टाइम के साथ उसकी डिस्टेंस चेंज हो रही है बट टाइम के साथ उसकी वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट है। और एक और कंडीशन जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी में हमें लगाते हैं वो लगाते हैं डायरेक्शन की कंडीशन। क्योंकि वेलोसिटी में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है वो यही आती है कि डायरेक्शन हमारे पास डिफाइंड होनी चाहिए। मतलब अगर टेढ़ी मेढ़ी डायरेक्शन है तो वहाँ पर आपके वेलोसिटी डिफाइन नहीं हो पाएगी, क्योंकि वेलोसिटी इज टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। और डिस्प्लेसमेंट हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है जो कि किसी भी स्ट्रेट लाइन पाथ में ही डिफाइन होती है फ्रॉम पोजीशन ए, इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन की तरफ। तो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है हमारे पास वो एक स्पेसिफाइड डायरेक्शन या फिर एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है और इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है हर सेकंड में। मतलब टाइम t इक्वल्स टू 1 सेकंड में उसकी डिस्टेंस कवर थी 2 मीटर, टाइम t इक्वल्स टू 2 सेकंड में भी उसने 2 मीटर कवर करी। मतलब इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो हम कहेंगे कि उस ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है वो हमारे पास यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। या फिर इसी वेलोसिटी को जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी मैंने नाम दिया इसी को हम एक और नाम से बोलते हैं, जैसे कि स्पीड में था यूनिफॉर्म स्पीड या फिर कॉन्स्टेंट स्पीड, वैसे ही हम वेलोसिटी के केस में भी रखते हैं कि जो हमारे पास वेलोसिटी है या तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी या फिर इसी को हम लिख सकते हैं कांस्टेंट वेलोसिटी। अगर कांस्टेंट वेलोसिटी भी कहीं पर लिखा है तो उसका मतलब भी बेसिकली यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ही इक्वल होता है। दोनों का मतलब इनमें कोई चेंज नहीं है, इन दोनों के मीनिंग में दोनों का मतलब सेम ही है। मतलब आपको समझ में आ गया ना कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी बेसिकली है क्या। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट किसी स्पेसिफाइड डायरेक्शन या फिर एक स्ट्रेट लाइन में कहूँ मैं, ज़्यादा बेटर ऑप्शन है कहना कि एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा है और इस तरीके से मूव कर रहा है कि वो हर एक सेकंड में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है। मतलब मूव्स द सेम डिस्टेंस एवरी सेकंड, हर सेकंड में इक्वल डिस्टेंस या फिर सेम डिस्टेंस मूव कर रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसने टाइम t इक्वल्स टू 1 सेकंड में 2 मीटर ट्रेवल करा था तो टाइम t इक्वल्स टू 3 सेकंड में उसने अपन के पास 4 मीटर ट्रेवल कर लिया। नहीं, टाइम t इक्वल्स टू 1 सेकंड में 2 मीटर कवर करा तो टाइम t इक्वल्स टू 3 सेकंड में भी उसको 2 मीटर कवर करना पड़ेगा अगर उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को यूनिफॉर्म वेलोसिटी अचीव करनी है। तो इस केस में हम कह सकते हैं कि उस ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है वो हमारे पास क्या है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब इसकी थोड़ी डेफिनेशन की बात कर लेते हैं, इसकी डेफिनेशन कैसे लिखेंगे। तो मेरे साथ साथ लिखना डेफिनेशन, बेसिकली जो मैंने बोला उसी से मैं डेफिनेशन बनाता हूँ। मैंने आपको पहले भी बता रखा है और आप भी अपने मन से डेफिनेशन बनाने की कोशिश करना, तभी आप एग्जाम में डेफिनेशन को लिख पाओगे। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या है बेसिकली, कब होगी एक बॉडी की यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अ बॉडी हैज़ अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, मेरे साथ साथ लिखते रहना, एक बॉडी की यूनिफॉर्म वेलोसिटी कब होगी। A body has a uniform velocity. A body has a uniform velocity. कब होगी बताओ, मैंने अभी आपको बताया, डिक्टेट करा, एक बॉडी की यूनिफॉर्म वेलोसिटी कब होगी। When या फिर इफ़ इट ट्रेवल्स स्पेसिफाइड डायरेक्शन इन अ स्ट्रेट लाइन। पहली कंडीशन तो ये है, इफ़ इट ट्रेवल्स, पहले तो उसको एक स्पेसिफाइड डायरेक्शन में ट्रेवल करना पड़ेगा। इफ़ इट ट्रेवल
स्पेसिफाइड डायरेक्शन इफ़ इट ट्रेवल्स, यहाँ पे ट्रेवल्स इन अ स्पेसिफाइड डायरेक्शन लिख लेते हैं, ज़्यादा बेहतर है। इफ़ इट ट्रेवल्स इन अ स्पेसिफाइड डायरेक्शन, किसी स्पेसिफाइड डायरेक्शन में वो ट्रेवल करे। और दूसरी कंडीशन क्या थी? इन अ स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन भी होनी चाहिए, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज इन अ स्ट्रेट लाइन। डिस्प्लेसमेंट का पाथ कभी भी टेढ़ा मेढ़ा पाथ नहीं होता। कभी भी आप ये नहीं कह सकते कि ये जो पाथ है मेरे पास ए से बी, ये डिस्प्लेसमेंट का पाथ है। नहीं, दिस इज़ द पाथ ऑफ डिस्टेंस। हाँ, अगर ये पाथ ऐसा दे रखा है ए डैश बी डैश, ये मैंने हर वीडियो में एक ना एक बार रिपीट कर ही देता हूँ मैं, ए डैश बी डैश, इस पाथ को हम कहेंगे कि ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट का पाथ है। ए और बी वाले पाथ को हम ये नहीं कह सकते कि वो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट का पाथ है, क्योंकि वहाँ पर डिस्प्लेसमेंट डिफाइन ही नहीं हो सकता, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है जो सिर्फ स्ट्रेट लाइन की चीज़ों के लिए डिफाइन होती है। ठीक हो गया। अ बॉडी हैज़ अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी इफ इट ट्रेवल्स इन अ स्पेसिफाइड डायरेक्शन इन अ स्ट्रेट लाइन, इन अ स्ट्रेट लाइन, ये भी एक कंडीशन थी। और क्या कंडीशन थी? कंडीशन याद करो, कंडीशन याद करोगे तो उसी से डेफिनेशन बन जाएगी। इन अ स्ट्रेट लाइन एंड मूव्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। एंड मूव्स और एंड मूव्स इक्वल डिस्टेंस, एंड मूव्स इक्वल डिस्टेंस, इक्वल डिस्टेंस भी उसको कवर करनी होगी। इक्वल डिस्टेंसेस लिखता हूँ रादर, वो ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है। इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ये सबसे बेसिक और बहुत ही एलिमेंट्री लेवल की डेफिनेशन है, इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अगर किसी भी बच्चे को समझना है कि यूनिफॉर्म चीज़ें क्या होती है, यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है, अगर आपने मेरा यूनिफॉर्म स्पीड का वीडियो नहीं देखा है तो एकदम से इस वीडियो को मत देखना, क्योंकि दिक्कत आएगी। यूनिफॉर्म स्पीड का वीडियो मैंने एवरेज स्पीड वाले वीडियो में कवर कर दिया था, जिसमें मैंने स्पीड और एवरेज स्पीड और यूनिफॉर्म स्पीड के बारे में डिस्कस करा था। अगर वहाँ समझ में आ गया यूनिफॉर्म स्पीड या फिर कांस्टेंट स्पीड क्या है, तो यहाँ तो बहुत ईजी समझ में आ जाएगा कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी भाई साहब, एक बॉडी की यूनिफॉर्म वेलोसिटी तब होगी जब वो ट्रैवल करेगा किसी स्पेसिफाइड डायरेक्शन में, या फिर वो स्पेसिफाइड डायरेक्शन अपन के पास एक स्ट्रेट लाइन भी हो सकती है, और मूव करेगा इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तब उस बॉडी की क्या होगी? हमारे पास यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी, या फिर कांस्टेंट वेलोसिटी तभी होगी। ठीक हो गया। अब बात करते हैं कि एक बॉडी की नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी कब होगी। मतलब जैसे पहले इसके ग्राफ के बारे में बात कर लेते हैं कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी का ग्राफ कैसा होता है। ओके, तो यहाँ पर ग्राफ की बात कर लेते हैं कि ग्राफ पूछा जाता है एग्जाम में। वैसे तो पैरेलल होता है एक्स एक्सिस के, पर पैरेलल क्यों होता है एक्स एक्सिस के, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर हम ग्राफ बनाते हैं यार, वेलोसिटी और टाइम के बीच का। एक वाई एक्सिस में हम वेलोसिटी को प्लॉट करते हैं, या एक्स एक्सिस को टाइम, या वो आप कैसे भी अपने हिसाब से कैसे भी कर सकते हैं। ये मैं वाई एक्सिस में वेलोसिटी को ले रहा हूँ, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी, और एक्स एक्सिस में मैं टाइम को प्लॉट कर रहा हूँ कि टाइम के साथ जो स्पीड, वो वेलोसिटी है, वो चेंज हो रही है नहीं हो रही है। ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस। और ये जो ग्राफ रहता है बेसिकली पैरेलल रहता है बिल्कुल एक्स एक्सिस से। ये मैंने स्ट्रेट लाइन बनाई, ये स्ट्रेट लाइन का इंटरसेप्ट तो है, पर ये स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप है, अगर पैरेलल है एक्स एक्सिस से, तो इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप कितना होगा? मैं आपको बेसिक मैथमेटिकल टूल्स की वीडियो में स्लोप निकालना बताया था। इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप कितना होगा? इस स्ट्रेट लाइन का बेसिकली स्लोप होगा 0। और अगर कोई पूछे आपसे कि इस स्ट्रेट लाइन का जो इंटरसेप्ट है वो आपको दे रखा है c, दैट इज़ क्लियरली मैंशनड इन द क्वेश्चन, ये कि इस ग्राफ का इंटरसेप्ट c गिवन है। तो इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन अगर कोई आपसे पूछे हैविंग स्लोप 0 या फिर पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होगी? तो हमारे पास जनरल इक्वेशन क्या होती है किसी भी स्ट्रेट लाइन की? दैट इज y इक्वल्स टू mx प्लस सी। स्लोप इसका 0 है, और अगर स्लोप 0 है तो 0 इंटू एक्स दैट विल बिकम 0। तो इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होगी? y इज इक्वल्स टू सी। अब ये c कुछ भी हो सकता है, c इज बेसिकली कांस्टेंट। इंटरसेप्ट हर क्वेश्चन में चेंज हो सकता है। और अगर आपसे क्वेश्चन में ऐसा पूछे y इक्वल्स टू 2, क्या ये एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है? तो आप कहोगे बिल्कुल करता है। और उसका इंटरसेप्ट कितना है? इंटरसेप्ट इज 2। समझ में आ गया ग्राफ कैसे बना, और ग्राफ किस किस के बीच में बनेगा? ग्राफ बनेगा वेलोसिटी और टाइम के बीच में, और एक्स एक्सिस में आप टाइम को लेंगे, वाई एक्सिस में आप वेलोसिटी को प्लॉट करेंगे। और इसका उल्टा भी कर सकते हैं, मतलब एक्स एक्सिस में वेलोसिटी को प्लॉट करना चाहो और वाई एक्सिस में टाइम को प्लॉट करना चाहो, तो ग्राफ बेसिकली भी एक्स एक्सिस के पैरेलल बनाया है, उस केसेस में वाई एक्सिस के पैरेलल बन जाएगा। अब बात करते हैं कि ग्राफ क्या इंडिकेट कर रहा है। ये ग्राफ बेसिकली ये इंडिकेट कर रहा है कि देखो टाइम तो मेरा बढ़ते रह रहा है। अभी मान लो यहाँ पर इसमें कुछ कोऑर्डिनेट्स होंगे, तो यहाँ पर 0,0 होगा, यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे 3 होगा, यहाँ पे 4 होगा, यहाँ पे 5 होगा, यहाँ पे 6 होगा, एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। ऐसे चलते रहेगा, मतलब टाइम चेंज हो रहा है। यहाँ पर देखो अभी टाइम t इक्वल्स टू 1 सेकंड में मैं यहाँ पर डॉटेड लाइन से शो कर रहा हूँ, ये t इक्वल्स टू 1 सेकंड की बात है। यहाँ पे t इक्वल्स टू 2 सेकंड में मैं यहाँ पे भी डॉटेड लाइन से शो कर रहा हूँ, और t इक्वल्स टू 3 सेकंड यहाँ पे भी मैं डॉटेड लाइन से शो कर रहा हूँ, और t इक्वल्स टू 4 सेकंड यहाँ पे भी मैं डॉटेड लाइन से शो कर रहा हूँ। तो आप देख रहे हो कि
कंटिन्यूसली बढ़ रहा है। यहाँ पर अभी t इज टू 1 था तो यहाँ पे t इज टू 2 सेकंड है, यहाँ पे t इज टू 3 सेकंड था तो यहाँ पे t इज टू 4 सेकंड है, ऐसी t इज टू 5 6 7 8 अप टू इन्फिनिटी चलते रहेगा। बट उसकी जो वेलोसिटी है, अगर वो ये पॉइंट c है तो वेलोसिटी c की c ही है, मतलब वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा। तभी हम कह रहे हैं कि उस ऑब्जेक्ट की जो क्या है हमारे पास वेलोसिटी जो है वो एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, क्योंकि एक तो स्पेसिफाइड डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है और इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल भी कर रहा है वो इक्वल टाइम इंटरवल में, क्योंकि टाइम इंटरवल सेम है तो डिस्टेंस सेम है। इसका डिस्टेंस तभी सेम होगी जब उसकी वेलोसिटी सेम होगी। ठीक हो गया। तो ये सबसे बेसिक ग्राफ था यूनिफॉर्म वेलोसिटी का। किस किस के बीच में हमने प्लॉट करा बेसिकली वेलोसिटी और टाइम के बीच में। सेम ग्राफ मतलब यही सेम टाइम इंटरवल वाला ग्राफ हम प्लॉट करेंगे किसमें नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के केस में, उसको भी डिस्कस करते हैं। तो हेडिंग डालना अगली नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। दोनों के ग्राफ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार डायरेक्टली पूछते जाते हैं या नहीं तो कई बार आपको थोड़ा फंसा के पूछेगा ऐसे इक्वेशन के पॉइंट में, जो मैंने आपको अभी ऊपर इक्वेशन बनाई थी जैसे y इक्वल्स टू 2, ऐसी y इक्वल्स टू 3 भी बोल सकता है या y इक्वल्स टू 4। बस ये समझना है कि ये y इक्वल्स टू 3, y इक्वल्स टू 2 या फिर y इक्वल्स टू x टाइप के जितने भी ग्राफ बनेंगे वो सब कांस्टेंट या फिर पैरेलल रहेंगे x एक्सिस के, तो वो एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी के कर्व को ही रिप्रेजेंट करेंगे। अब थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के बारे में कि एक ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी कब होगा क्या होगा, ये तो हमने पता लगा लिया। अब नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के बारे में डिस्कस करते हैं कि एक ऑब्जेक्ट की अगर जो मोशन कर रहा है उसकी नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी कब होगी, और होगी तो उसका ग्राफ कैसा बनेगा नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का। इसका ग्राफ मैंने आपको उसमें भी बताया था यूनिफॉर्म स्पीड के केस में। बेसिकली इसका ग्राफ सेम रहते हैं, ग्राफ में कोई दिक्कत नहीं आती, ग्राफ में उतना चेंज नहीं आता, बस थोड़ा सा कंसेप्ट में चेंज आता है। और वेलोसिटी के कंसेप्ट में इतना ही चेंज आता है कि वो वहाँ पे बस डायरेक्शन की बात हो जाती है, इससे चेंज आ रहता है, बाकी बिल्कुल सेम रहता है उसका स्पीड के केस से, ग्राफ भी सेम होगा। और अभी आप देखोगे नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का ग्राफ, इसका भी ग्राफ बनेगा अपवर्ड पैराबोला एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay जिसकी इक्वेशन रहती है। अब बात करते हैं नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी की। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी में हमने क्या कहा था, कवरिंग इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब हर एक इक्वल टाइम इंटरवल में वो इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है। ऐसा नहीं होगा कि t इक्वल्स टू 1 में 2 मीटर कवर करा, t इक्वल्स टू 10 सेकंड में उसने 60 मीटर कवर कर लिया, ऐसा नहीं होगा। हाँ, जिस केस में ऐसा होगा, कैसा, t इक्वल्स टू 1 सेकंड में 2 मीटर कवर करा, t इक्वल्स टू 10 सेकंड में 60 मीटर कवर कर लिया, उस केस को हम क्या कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। कब, व्हेन अ बॉडी डजंट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम द वेलोसिटी इज सेड टू बी वेरिएबल। या तो उसकी वेलोसिटी वेरिएबल है क्योंकि ऊपर क्या थी कांस्टेंट थी, तो हमने उसको कांस्टेंट वेलोसिटी या फिर यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहा था। इस केस में वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, मतलब वेलोसिटी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। हर टाइम इंटरवल में उसकी डिस्टेंस भी इक्वल नहीं है तो उसकी वेलोसिटी भी इक्वल नहीं है, मतलब उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है। तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, या तो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी या उसकी वेलोसिटी होगी अपने पास क्या, वेरिएबल वेलोसिटी। वेरिएबल मतलब वेरिएबल चीज़ें क्या होती है जो चेंज हो सके, वेरिएबल वेलोसिटी। कहीं पर वेरिएबल वेलोसिटी लिखा हो, कहीं पर नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी लिखा हो तो देख के डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि दोनों सेम चीज़ें हैं। या फिर कांस्टेंट वेलोसिटी लिखा हो या यूनिफॉर्म वेलोसिटी लिखा हो, वो भी दोनों सेम चीज़ें हैं। अब इसकी डेफिनेशन क्या होगी, डेफिनेशन सेम है, बस ये यहाँ पर चेंज करना है कि जब एक बॉडी, व्हेन अ बॉडी डज नॉट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम द वेलोसिटी इज सेड टू बी वेरिएबल और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। बस दैट्स द केस, दैट्स इट। बस अगर इसकी मैं डेफिनेशन लिखना चाहूँ तो इसकी डेफिनेशन लिखने की कोशिश करते हैं। व्हेन अ बॉडी, मेरे साथ साथ देखते रहना तभी याद होगी। व्हेन अ बॉडी कवर्स, व्हेन अ बॉडी बेसिकली डज नॉट कवर लिखता है, व्हेन अ बॉडी डज नॉट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, व्हेन अ बॉडी डज नॉट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, जब एक बॉडी कवर नहीं कर रही है इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इसके बाद द वेलोसिटी इज सेड टू बी वेरिएबल, द वेलोसिटी इज सेड टू बी वेरिएबल, द वेलोसिटी इज सेड टू बी वेरिएबल और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी इज सेड टू बी वेरिएबल और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, वेरिएबल और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। बस इतनी बेसिक से डेफिनेशन थी, ये आपको याद होनी चाहिए, याद नहीं भी होगी नहीं चाहिए तो फील आना चाहिए नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी की, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी या फिर यूनिफॉर्म वेलोसिटी होती क्या है। अब बात करते हैं इसके ग्राफ की, क्योंकि अल्टीमेटली ग्राफ ही आपको याद होना चाहिए, ग्राफ पढ़ना आना चाहिए। ग्राफ पढ़ोगे तो बेसिकली उसकी डेफिनेशन अपने आप निकल के आ जाएगी इस ग्राफ में हो क्या रहा है बेसिकली। अब बात करते हैं इसका ग्राफ प्लॉटिंग की नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के। ओके, यहाँ पे सेम हम अपन एक्स एक्सिस में टाइम को लेंगे, वाई एक्सिस में वेलोसिटी को लेंगे और उनके बीच में धट से ग्राफ प्लॉट कर देंगे। ग्राफ का शेप कैसा रहेगा बताया था आपको, अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला रहेगा। अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला की अगर कोई आपसे इक्वेशन पूछे तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay रहती है। बेसिक मैथमेटिकल टूल्स की वीडियो मैंने आपको बताया था, बेसिक पैराबोला। ये इसका ग्राफ थोड़ा ऐसा कर्ली कर्व का रहता है, ये
इस तरीके का रहता है। मतलब वेलोसिटी और टाइम का कोई रिलेशन ही नहीं है, अलग अलग टाइम इंटरवल में उसकी अलग अलग वेलोसिटी है, ये देख रहे हो। वेलोसिटी कांस्टेंट ही नहीं है भाई साहब, यहाँ पर कोई और टाइम इंटरवल है तो वेलोसिटी कोई और थी, वहाँ पर देखा वेलोसिटी सी थी तो वेलोसिटी सी ही थी। और यहाँ पे मान लो ये टी इक्वल्स टू 1 सेकेंड है तो उसकी वेलोसिटी मान लो ये ए डैश है। ये टी इक्वल्स टू 2 सेकेंड है तो यहाँ पर मान लो उसकी वेलोसिटी बी डैश है। ये टी इक्वल्स टू 3 सेकेंड है, यहाँ पर मान लो उसकी वेलोसिटी सी डैश है। तो वेलोसिटी ए डैश बी डैश सी डैश अल्टीमेटली चेंज होते रह रही है। अल्टीमेटली एक कोई पर्टिकुलर वैल्यू नहीं है जहाँ पर आगे उसकी वेलोसिटी रुक रही है या फिर कांस्टेंट हो रही है। तो इस टाइप की वेलोसिटी को हम कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी या फिर वेरिएबल वेलोसिटी। होप्स हो कि ग्राफ से तो एटलीस्ट क्लियर हो ही गया होगा। और इसके आगे भी ऐसे चलते रहेगा, टी इक्वल्स टू 4 सेकंड, टी इक्वल्स टू 5 सेकंड, टी इक्वल्स टू 6 सेकंड, जब तक वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में नहीं आएगा तब तक ऐसे चलते रहेगा। उसकी वेलोसिटी एक बार नॉन यूनिफॉर्म हो गई तो दैट विल बी नॉन यूनिफॉर्म। ओके, अब बात करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट केसेस की। ये तो आपको होप समझ में आ गया होगा कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होती है। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको कहूँगा कि याद होना चाहिए, बच्चों को जो पॉइंट याद नहीं रहता वो रहता है बेसिकली ग्राफ का कॉन्सेप्ट। और बेसिकली मैं यहाँ पर इसकी इक्वेशन भी बता दूँ आपको, यहाँ पर लिख भी लो एटलीस्ट। ये होता है हमारे पास अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला, अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला। अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला की मैंने इक्वेशन बताई थी आपको बेसिक मैथमेटिकल टूल्स में, याद होनी चाहिए। अगर याद नहीं है तो वो वीडियो को फिर से जाके देखना एक बार। एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay। ओके, अगर ये वहीं पैराबोला नीचे को खुल रहा होता तो उसकी इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू -4ay। दैट माइनस का साइन आ जाता है बस, वैसे नीचे को नहीं खुलेगा ऊपर को ही खुलेगा, पर इक्वेशन याद होनी चाहिए। इक्वेशन याद होनी चाहिए और इक्वेशन का यूज़ क्या है वो हम तब बात करेंगे जब हम एक ग्राफ की सेपरेट बात कर रहे होंगे। वहाँ पर हम वेलोसिटी टाइम, स्पीड टाइम, जितने केसेस हो सकते हैं, जितने एक्सेलरेशन टाइम, एक्सेलरेशन वेलोसिटी, वेलोसिटी वर्सेस स्पीड, जितने केसेस हो सकते हैं ग्राफ के, उतने सारे केसेस ग्राफ के बारे में बात करेंगे ग्राफ्स के। ओके, अब बात करते हैं कि कहीं कहीं पर ये डाउट क्रिएट होता है कि जो स्पीड है हमारे पास वो कहीं ना कहीं वेलोसिटी से थोड़ी बहुत लिंक्ड है, क्योंकि उनकी ऐसा यूनिट सेम है। कहीं कहीं पर ऑलमोस्ट एटमोस्ट कहूँगा मैं उनका फॉर्मूला भी सेम है, कहीं कहीं पर तो स्ट्रेट लाइन में धड़ से वही फॉर्मूला अप्लाई हो जाता है। और बस ये डिफरेंस है कि स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी थी, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो कई कई लोग के अजम्पशन मान लेते हैं कि स्पीड जो है वो वेलोसिटी की इक्वल होती है, या फिर एवरेज स्पीड जो होती है दैट विल बी इक्वल्स टू एवरेज वेलोसिटी। पर मैं आपसे कहूँगा कि ऐसा कोई मिसकंसेप्शन रखना मत, क्योंकि मैं आपको अब वही केस बताने जा रहा हूँ जिस केसेस में स्पीड जो है वो वेलोसिटी से डिफरेंट होती है। हाँ, ऐसे केसेस भी हैं जिसमें स्पीड और वेलोसिटी इक्वल होती है, पर ऐसे भी केसेस हैं जिसमें स्पीड और वेलोसिटी इक्वल नहीं भी होती हैं। तो उन्हीं केसेस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। पहले लिख लेते हैं अपना टॉपिक क्या है हमारा, स्पीड एंड वेलोसिटी आर नॉट ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड। समझ रहे हो, हमेशा इक्वल नहीं होते। ठीक है, तो हेडिंग डाल लेना, स्पीड एंड वेलोसिटी आर नॉट ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड। अब क्यों नहीं होते हैं वो हम एग्जांपल से समझेंगे। हेडिंग डाल लो मेरे साथ, स्पीड एंड वेलोसिटी, क्योंकि मैंने देखा है यार कहीं कहीं पर बहुत ज़्यादा मिसकंसेप्शन हो जाता है इस चीज़ में कि स्पीड और वेलोसिटी तो सेम ही है। ये कार 30 मीटर पर सेकंड से जा रही है तो ये इसकी वेलोसिटी भी है, यही इसकी स्पीड भी है। ऐसा नहीं होता, अब हम प्रूव करते हैं ऐसा क्यों नहीं होता है। स्पीड एंड वेलोसिटी आर ऑलवेज, स्पीड एंड वेलोसिटी आर ऑलवेज नॉट इक्वल इन मैग्नीट्यूड। हमेशा इक्वल नहीं होते हैं मैग्नीट्यूड में, आर ऑलवेज नॉट इक्वल इन मैग्नीट्यूड। ठीक हो गया सर, इसको डिस्कस कराओ। कभी भी ये मत कहते ना कोई पूछे आपसे अगर क्या स्पीड और वेलोसिटी इक्वल नहीं होती, इक्वल होती है, तो आप ये कहना कि किसी किसी केसेस में इक्वल भी हो जाती हैं, किसी किसी केसेस में नॉट इक्वल भी रहती हैं। हम ये पक्का नहीं कह सकते कि स्पीड और वेलोसिटी हमेशा इक्वल होगी, और ये भी नहीं कह सकते कि स्पीड और वेलोसिटी नॉट इक्वल होगी। इक्वल हो भी सकती है, इक्वल नहीं भी हो सकती है। दैट विल टोटली डिपेंडेंट अपॉन वट केसेस। ओके, ठीक हो गया। एक केस देता हूँ, बहुत ही एलिमेंट्री लेवल का केस है। फॉर्मूला आपको याद होगा स्पीड का क्या होता है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टोटल टाइम टेकन। वेलोसिटी का भी याद होगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। ठीक हो गया। अब बात करते हैं एक केस की। यहाँ पर मैं एक केस रख रहा हूँ, ये केस आपको नोट करने की ज़रूरत नहीं है, बस अब कॉपी और पेन बंद करके इस केस को सुनना। अपनी कॉपी में हेडिंग को एक पॉइंट बना के लिखना कि स्पीड और वेलोसिटी आर ऑलवेज नॉट इक्वल इन मैग्नीट्यूड। किस केसेस में इक्वल होती है वो केसेस भी मैं लिख दूंगा यहाँ पे, वो केस आप लिख सकते हो। ये केस लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये केस बस आपको समझना कि क्या हो रहा है इन केसेस में। ठीक हो गया। मान लो मैंने यहाँ पर कोई हमारा एक पर्सन है, कोई बॉडी है, यहाँ पर मान लो दो प्लेस मान लेता हूँ। ये मान लो किसी का घर है, ये होम है, और ये कोई शॉप है। मान लो ये हमारे पास क्या है, कोई शॉप है। होम और शॉप के बीच में कह रहा है कि डिस्टेंस है अपन के पास होम और शॉप के बीच में, दैट इज़ 100 मीटर। ठीक हो गया सर जी, 100 मीटर इसके बीच की डिस्टेंस है, 100 मीटर। और बोला कि एक ऑब्जेक्ट है हमारे पास, बेसिकली वो यहाँ से चलना शुरू कर रहा है, एक बंदा यहाँ से चलना शुरू कर रहा है, और उसको यहाँ से शॉप में जाने में टाइम लग रहा है 50 सेकेंड्स।
मतलब उसको यहाँ पर अगर मैं इसको पॉइंट ए मान लूँ और इसको मैं मान लूँ पॉइंट बी, पॉइंट ए इज़ बेसिकली स्टार्टिंग या फिर इनिशियल पॉइंट, पॉइंट बी इज़ बेसिकली फाइनल पॉइंट, अंतिम पड़ा हुआ है। ए से बी में उस बंदे को जाने में टाइम लग रहा है 50 सेकेंड्स, ए से बी में जाने में टाइम लग रहा है 50 सेकेंड। तो हमसे पूछा गया कि पहले केस में कि यार बंदा अभी सिर्फ ए से बी में गया, मतलब अभी होम से वो शॉप की तरफ गया, तो हमें ये बताओ क्या उसकी वेलोसिटी और स्पीड, उसकी वेलोसिटी और स्पीड निकाल के दिखाओ। बेसिकली हमसे ये पूछा गया, ए से बी में जा रहा है, ए से बी के बीच की डिस्टेंस भी दे रखी है हमको 100 मीटर और टाइम इंटरवल भी दे रखा है हमको, भाई साहब उसका कितना दे रखा है टाइम इंटरवल इज गिवन टू अस दैट इज 50 सेकंड। हमसे पूछा अभी ए से बी की तरफ तो जा रहा है, हमें बताओ कि ए से बी जब वो जा रहा है उसकी स्पीड और उसकी वेलोसिटी निकाल के बताओ जरा। तो हम निकालने की कोशिश करते हैं कि पर्टिकुलर उस बंदे की स्पीड और वेलोसिटी कितनी होगी जब वो ए से बी में ट्रैवल करेगा। ठीक है, बात करते हैं स्पीड की। बहुत इंपॉर्टेंट केस है, ध्यान से सुनना, एकदम फोकस होकर सुनना, समझ में आएगा कि आखिर क्यों इक्वल नहीं होती है। स्पीड ऑफ द बॉय की बात करते हैं। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है मेरे पास, थोड़ा सा यहाँ पर रिवीजन भी करा देते हैं। स्पीड इज़ बेसिकली डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टाइम टेकन। एलिमेंट्री फार्मूला है, बेसिक फार्मूला है, डी अपॉन टी, 8th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं हम। स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टाइम टेकन। ठीक हो गया। डिस्टेंस उसने टोटल कितनी ट्रैवल करी है बच्चों, डिस्टेंस ट्रैवल करी 100 मीटर। ठीक है सर, हमें दिख रहा है, ओके। अपॉन वेलोसिटी कितनी है बच्चों, उसकी वेलोसिटी है सर उसकी 50 सेकंड, नहीं सॉरी टाइम टेकन, टाइम कितना लिया उसने ए से बी में जाने में, टाइम टेकन है सर 50 सेकंड। ठीक हो गया, तो सर ये हमारी वेलोसिटी स्पीड निकल के आ गई, सॉरी 2 मीटर पर सेकंड। ओके, अब मान लो कि ए से बी हमारे पास डायरेक्शन फिक्स थी। ए से बी कौन सी डायरेक्शन होती है, बेसिकली दिस ईस्ट डायरेक्शन। ओके सर, क्योंकि वेलोसिटी निकालनी है तो डायरेक्शन स्पेसिफाइड होनी चाहिए, डायरेक्शन स्पेसिफाइड नहीं है तो वेलोसिटी का कोई रोल नहीं है। अब यहाँ पर बात करते हैं वेलोसिटी ऑफ अ बॉय, वेलोसिटी ऑफ बॉय की वेलोसिटी कितनी है। वेलोसिटी का फॉर्मूला बताना जरा बच्चों। वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है सर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। ठीक हो गया, इजी फॉर्मूला है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। अब मेरे को बताओ कि इस केस में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। सर ए से बी जा रहा है, स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, इनिशियल पोजीशन सर उसकी ए है, फाइनल पोजीशन सर उसकी बी है, तो हमें दिख रहा है सर कि ए से बी में बी के बीच के डिस्टेंस है 100 मीटर, तो डिस्प्लेसमेंट इज 100 मीटर। बहुत बढ़िया, डिस्प्लेसमेंट उसकी कितनी है 100 मीटर, तो लिख लेते हैं डिस्प्लेसमेंट कितनी है उसकी 100 मीटर। टाइम टेकन कितना है, बेसिकली ए से बी में जाने में टाइम कितना लग रहा है सर 50 सेकंड लग रहा है, तो आंसर कितना आ गया यहाँ से 2 मीटर पर सेकंड। किधर को, डायरेक्शन कहाँ है उसकी, ईस्ट। सो क्या यहाँ पर वेलोसिटी और स्पीड इक्वल आ गई सर, बिल्कुल इक्वल आ गई। देखो ये वो केस था जहाँ पर आपकी किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी और स्पीड इक्वल हो सकती है। मैं ये नहीं कह रहा कि हमेशा होगी और ये भी नहीं कह रहा कि हमेशा नहीं होगी, बस ये कह रहा हूँ कि इस केस में अगर ऐसा कहीं पर केस आ रहा है तो इस केस में आप कह सकते हो कि उस ऑब्जेक्ट की स्पीड और उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी, उन दोनों का मैग्नीट्यूड दैट विल बी सेम। और ये कब क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि वो जो ऑब्जेक्ट है हमारा वो एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा है, और एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करने से क्या होता है, बेसिकली डिस्टेंस इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट। और अगर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर है तो वेलोसिटी और स्पीड में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एक स्ट्रेट लाइन ही होता है। अगर डिस्प्लेसमेंट ही एक स्ट्रेट लाइन हो जाए तो डिस्टेंस तो ऑब्वियसली इक्वल ही होगा। तो ये केस, अब ये जो पॉइंट लिख रहा हूँ मैं, ये पॉइंट लिखना इंपॉर्टेंट है कि क्यों होता है इक्वल, ये तो मैंने बता दिया। अब कब होता है इक्वल, ये लिखना इंपॉर्टेंट है कि जो मैग्नीट्यूड, द मैग्नीट्यूड ऑफ बेसिकली क्या, किसका मैग्नीट्यूड, द मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड एंड वेलोसिटी ऑफ अ मूविंग बॉडी इज इक्वल ओनली इफ द बॉडी मूव्स इन अ सिंगल या फिर स्ट्रेट लाइन। बस इतनी सी बात थी, तो लिख लो मेरे साथ, द मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड एंड वेलोसिटी, द मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड एंड वेलोसिटी, द मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड एंड वेलोसिटी। जो हमारे पास मैग्नीट्यूड था, किस किस का मैग्नीट्यूड था सर, स्पीड एंड वेलोसिटी का बात हो रही है तो उनका ही मैग्नीट्यूड होगा। द मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड एंड वेलोसिटी ऑफ अ मूविंग बॉडी, ऑफ अ मूविंग बॉडी, मेरे साथ साथ दिखना तभी याद होगा, डेफिनेशन याद होना ज़रूरी है। ऑफ अ मूविंग बॉडी इज इक्वल, कब होगा, इज इक्वल ओनली इफ द बॉडी मूव्स इन अ सिंगल स्ट्रेट लाइन, द बॉडी moves in a single straight line। बहुत बढ़िया बच्चों, the body moves in a single straight line, the body moves in a single, या फिर एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है। ठीक हो गया सर, तो बहुत अच्छी बात हो गई, स्ट्रेट लाइन। तो हमें वो केस भी पता लग गया जब वेलोसिटी और स्पीड का मैग्नीट्यूड इक्वल होने वाला है। अब इसी केस में बात कर, यही केस दूंगा सेम, बस थोड़ा सा इसमें ट्वीकनेस ला दूंगा कि पहले वो ए से बी जा रहा था, फिर बी से ए दोबारा आ रहा था, तो डिस्टेंस ट्रेवल, उसके बाद उसकी स्पीड और वेलोसिटी निकालनी होगी। उस केस में नहीं होगा, क्योंकि मैंने आपको वो केस तो प्रूफ कर दिया कि किस केस में इक्वल होगा, वो केस भी बताना पड़ेगा कि किस केस में इक्वल नहीं होगा, क्योंकि आप ये मिसकंसेप्शन रख लोगे कि हम हमेशा इक्वल होगा। ठीक हो गया, तो अब लेते हैं एक और केस, दैट इज़ केस 2। इसी केस से रिलेटेड है, बेसिकली कोई एक्स्ट्रा केस नहीं है हमारे पास, वही हमारे पास पुराना वाला घर है, दैट इज़ होम।
और यही हमारे पास पुराना वाला क्या है, शॉप है। ठीक है, अभी भी डिस्टेंस सेम है होम और शॉप के बीच की। अभी भी अगर मैं बात करूँ तो डिस्टेंस कोई फ़र्क नहीं आया, डिस्टेंस इज़ अल्टीमेटली सेम, दैट इज़ 100 मीटर। ये डिस्टेंस मेरे पास 100 मीटर है। और अभी भी होम का पॉइंट मान लेता हूँ मैं पॉइंट ए, शॉप का पॉइंट मान लेता हूँ मैं पॉइंट बी। अभी भी मेरे को ए से बी में जाने में कितना टाइम लगता है बच्चों, 50 सेकंड ही लगते हैं, कुछ चेंज नहीं है, सेम क्वेश्चन है। अब बस हमसे ये बोल रहा है कि जो हमारे पास ए में जो ए से स्टार्ट करना, जो जिस बंदे ने ए से चलना स्टार्ट करा वो पहले ए से बी में गया, फिर बी से ए में आया, मतलब 2 पाथ में उसने अपनी जर्नी को ख़त्म करा। पहले ए से भी कुछ दुकान में सामान लेने गया, फिर सामान मिल गया तो उसका यूज़ करने के लिए घर दोबारा आ गया, अब घर में दोबारा पहुंच चुका है। वहाँ पर दुकान में ही था, यहाँ पर घर दोबारा पहुंच चुका है। अब हमसे पूछा है कि जब वो ए से बी गया और बी से ए आया तो इस पूरे पाथ में पहले तो मेरे को उसकी स्पीड बताओ, उसके बाद उसकी वेलोसिटी बताओ। अब पहले बात करते हैं स्पीड की। स्पीड का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि स्पीड का बेसिक एलिमेंट्री फॉर्मूले से स्टक रहना, कोई इतना एडवांस चीज़ में पढ़ा नहीं रहा हूँ, बेसिक फॉर्मूले से स्टक रहने वाली चीज़ें ही बता रहा हूँ अभी। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है बेसिकली बच्चों, अपने पास डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टाइम टेकन होता है। ऊपर वाले केस में डिस्टेंस ट्रेवल 100 मीटर थी, क्या इस केस में भी डिस्टेंस ट्रेवल 100 मीटर रहेगी? नहीं रहेगी। क्यों नहीं रहेगी? क्योंकि ए से बी गया तो 100 मीटर, फिर बी से ए दोबारा आ रहा है तो 100 मीटर दोबारा कवर कर ली बच्चे उसने। तो टोटल डिस्टेंस कितनी होगी, ए से बी गया 100 मीटर प्लस बी से ए फिर से आ रहा है तो दैट विल बिकम अगेन 100 मीटर। तो टोटल डिस्टेंस कितनी होगी, 200 मीटर। ए से बी जाने में टाइम 50 सेकंड लग रहा था, तो बी से ए अगेन आने में टाइम कितना लगेगा प्यारे बच्चों, अगेन टाइम लगेगा 50 सेकंड। तो 50 + 50 दैट विल बी 100 सेकंड। तो टोटल डिस्टेंस होगी 200 अपॉन 100। सर ये तो ऊपर वाले की तरह सेम आ गई, तो स्पीड तो अगेन सेम ही रहेगी, 2 मीटर पर सेकंड स्पीड में कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। अब जो वहाँ पर मेन जो बात आती है वो बात आती है डिस्प्लेसमेंट की। जिस बच्चे ने डिस्प्लेसमेंट निकालना है उस बच्चा मेहनत कर रहा है, मतलब उस बच्चे को डिस्प्लेसमेंट का कंसेप्ट समझ में आता है एटलीस्ट, मतलब जिसने वेलोसिटी निकाली बेसिकली। अब बात करते हैं वेलोसिटी की। वेलोसिटी का मेरे को फॉर्मूला डिक्टेट करो। वेलोसिटी क्या होता है? वेलोसिटी होता है सर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। बिल्कुल सही, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। ठीक हो गया भाई साहब, ये तो बहुत ही बेसिक सा फॉर्मूला है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। अब इस केस में बताओ कि डिस्प्लेस कितना हुआ एक्चुअली। डिस्टेंस तो 200 मीटर ट्रेवल करी, पर बेसिकली डिस्टेंस क्या हुआ इनिशियल। वो मैंने अगेन आपको बताया था कि डिस्प्लेसमेंट आपको जब भी निकालना हो तो आप इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन को देखो। इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच में एक स्ट्रेट लाइन ज्वाइन कर दो, वो जो डिस्टेंस होगी स्ट्रेट लाइन की वही आपके पास डिस्प्लेसमेंट होगी। इनिशियल पोजीशन क्या थी बच्चों, ए थी। फाइनली आके कहाँ पर रुका सर, फाइनली आके तो अगेन ए में रुक गया, तो डिस्प्लेसमेंट कितनी हो गई, ए में चला था ए में आके रुका है तो डिस्प्लेसमेंट इज अगेन 0। समझ में आ गया? यही यहाँ पे सोचने की बात थी कि डिस्प्लेसमेंट उसका कितना होगा, 0। अगर डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया तो टाइम तो फिर कुछ वेरी नहीं करता, टाइम उसका 100 होगा चाहे 200 हो, दैट विल बी 0 मीटर पर सेकंड। अब किस डायरेक्शन में, ये डायरेक्शन ही डिफाइन नहीं होगी, वेलोसिटी 0 होगी। समझ रहे हो कि हर केस में आप ये नहीं कह सकते कि वेलोसिटी और स्पीड इक्वल होगी। किसी किसी केसेस में इक्वल भी हो सकती है, किसी किसी केसेस में वो अनइक्वल भी हो सकती है। ठीक हो गया? अब इसकी वेलोसिटी 0 है बच्चों, तो उसकी एवरेज वेलोसिटी भी कोई 2 मीटर पर सेकंड थोड़ी होगी, इसकी एवरेज वेलोसिटी भी सेम ही होगी, दैट इज़ 0 मीटर पर सेकंड। और उसकी स्पीड अगर 2 मीटर पर सेकंड है तो प्यारे बच्चों उसकी एवरेज स्पीड भी कितनी होगी, दैट विल अगेन 2 मीटर पर सेकंड। समझ में आ गया? तो एवरेज स्पीड भी और एवरेज वेलोसिटी भी हमेशा इक्वल नहीं रहते, कुछ पर्टिकुलर केसेस रहते हैं जिनमें स्पीड और एवरेज स्पीड, सॉरी स्पीड और वेलोसिटी और एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी इक्वल रहते हैं। समझ में आ गया? ठीक है, अब क्या करते हैं अपन, आज का तो वैसे अपन का टारगेट पूरा हो गया, मेरे को आपको इस वीडियो में बेसिकली इतना ही बताना था। अब क्या करते हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन किसके ऊपर लेंगे हम? क्वेश्चन लेंगे बेसिकली यही वेलोसिटी वगैरह फाइंड आउट करने के बीच में, क्योंकि वेलोसिटी में थोड़ा सा डायरेक्शन का खेल हो जाता है और उसी में बच्चा तंग रहता है कि डायरेक्शन का खेल में थोड़ा सा दिक्कत आती है बच्चे को। आपको वो दिक्कत ना आए उसी के लिए हमें आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा रहे हैं। आप कहाँ से करेंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस? एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक 9th क्लास की, उसी से आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। उसकी बैक एक्सरसाइज में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन दिए रहते हैं बेसिकली। एक बार ये खत्म हो जाए फिर मैं एनसीईआरटी के कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चंस की वीडियो बना के भी दे दूंगा आपको, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एनसीईआरटी में भी। ठीक हो गया? मेरे साथ नोट करना क्वेश्चन, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बेसिकली। आ बस कवर्स a distance of, a bus covers a distance of, a bus covers a distance of 250 kilometers from Delhi। बस ने कितना ट्रैवल करा? 250 किलोमीटर फ्रॉम दिल्ली टू जयपुर। दिल्ली से जयपुर ट्रैवल कर रही है बस। ठीक हो गया? टूवर्ड्स वेस्ट, भाई साहब डायरेक्शन भी दे रखी है, देख रहे हो कितनी तगड़ी कैलकुलेशन है। डायरेक्शन भी दे रखी है, दिल्ली से जयपुर तक की वेस्ट को ही ट्रैवल कर रहा है बस, वेस्ट इन 5 आवर्स। टाइम भी दे रखा है 5 आवर। ठीक हो गया?
टाइम कितना दे रखा है हमको, 5 आवर उसका टाइम भी दे रखा है सर, ठीक हो गया। और फिर बोल रहा है एंड रिटर्न टू दिल्ली, ये उसने ट्रैवल करा इन मॉर्निंग, ऐसा ही क्वेश्चन है, थोड़ा अटपटा ही क्वेश्चन है, इन मॉर्निंग एंड रिटर्न टू दिल्ली, पहले दिल्ली से जयपुर जा रहा है फिर दोबारा दिल्ली आ जा रहा है, एंड रिटर्न टू दिल्ली, मेरे साथ साथ लिखो क्वेश्चन अपनी कॉपी में, एंड रिटर्न टू दिल्ली, एंड रिटर्न टू दिल्ली इन इवनिंग, इवनिंग में आ रहा है, ठीक हो गया, एंड रिटर्न इन इवनिंग दिल्ली इन द इवनिंग कवरिंग द सेम डिस्टेंस ऑफ 200 किलोमीटर, मतलब सेम डिस्टेंस है, वो तो ऑब्वियस सी बात है, हमें पता होना चाहिए, कवरिंग द सेम डिस्टेंस ऑफ 250 किलोमीटर, कवरिंग द सेम डिस्टेंस ऑफ 250 किलोमीटर्स, कवरिंग द सेम डिस्टेंस ऑफ 250 किलोमीटर्स, ओके सर। इन द सेम टाइम ऑफ 5, मतलब टाइम भी सेम में लगेगा, इन यहाँ पर टाइम लिख लो बच्चों, इन टाइम कितने टाइम में, 5 घंटे में, ऑब्वियस ही बात है 5 घंटे में वहाँ जा रहे हैं तो 5 घंटे में वहाँ आएगा, ट्रैफिक को हम कौन सा इनकाउंटर कर रहे हैं यहाँ पे। तो हमसे 2 क्वेश्चन पूछे, पहले तो आप उसकी एवरेज स्पीड निकाल दो भाई साहब, चुपचाप से उसकी आप एवरेज स्पीड निकाल दो, चुपचाप से आप उसकी क्या निकाल दो, एवरेज स्पीड निकाल दो। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा है कि आप चुपचाप से उसकी क्या निकालो, एवरेज वेलोसिटी निकालो, बस की पता भी तो होना चाहिए कि क्या है इसकी एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड का सीन क्या है, कितनी उसकी एवरेज स्पीड थी, कितनी उसकी एवरेज वेलोसिटी थी। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बेसिक फॉर्मूला में तो कहूँगा, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है डिस्प्लेसमेंट में, मैं तो ये कहूँगा डिस्प्लेसमेंट को छोड़ के और किसी चीज़ में दिमाग नहीं लगाना है इस क्वेश्चन में, बस बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। पहले उसकी एवरेज स्पीड निकालो, फिर उसकी एवरेज वेलोसिटी निकालो। पहले क्वेश्चन समझो क्या कह रहा है, दिल्ली और जयपुर जा रहा है, ठीक हो गया, यहाँ पर डी से अपन दिल्ली लिख लेते हैं और यहाँ पर जे से, यहाँ पर इंक चेंज कर लेते हैं, सबसे पहले जे से अपन जयपुर लिख लेते हैं, दिल्ली से जयपुर जा रहा है, ठीक है। जब तक डायग्राम नहीं बनाओगे ना फिजिक्स में तब तक फील नहीं आएगा क्वेश्चन का और क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं होगा। दिल्ली से जयपुर के बीच की डिस्टेंस कितनी थी बच्चों, 250 किलोमीटर थी, ठीक है सर। टाइम कितना लग रहा था, 5 घंटे लग रहा था। पहले क्या बोल रहा है हमसे कि दिल्ली से जयपुर जा रहा है सुबह और जयपुर से फिर दिल्ली आ जा रहा है शाम के टाइम पर, ठीक हो गया। पहले निकालनी है एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला बताओ, फटाफट बताओ एवरेज स्पीड का फॉर्मूला, क्योंकि इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं है जो हम इसमें 10 मिनट दे सकें, क्योंकि हमें और अच्छे क्वेश्चन करने होंगे तो वहाँ पर आपकी स्पीड का सत्यानाश हो जाएगा। स्पीड, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला बताओ। एवरेज स्पीड होता है बेसिकली अपन के पास टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टोटल टाइम टेकन। आपको उतना लिखने की जरूरत नहीं है, सीधे खट से आंसर निकालो। मैं तो समझा रहा हूँ 10 बच्चों को, तो मेरे को लिखने की जरूरत है। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टाइम टेकन, सीधे फॉर्मूला लिखो, टाइम टेकन, ठीक हो गया। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कितनी है बताओ पहले। दिल्ली, ये मत कहते ना टोटल डिस्टेंस ट्रेवल 250 किलोमीटर है, नहीं ये गलत हो जाएगा। यही मैंने आपको ऊपर वो केसेस में भी बताया था, शॉप और होम वाले केसेस में। दिल्ली से जयपुर जा रहा है तो 250 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा है, फिर जयपुर से फिर दिल्ली आ रहा है, फिर 250 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा है, अपॉन टाइम टेकन। दिल्ली से जयपुर जाने में 5 घंटे, फिर जयपुर से दिल्ली आने में 5 घंटे, तो कितना हो गया 250 + 250 दैट विल 500। बहुत ही बेसिक सी कैलकुलेशन है, अपॉन 10 आवर। तो कितनी थी उसकी स्पीड, 50 किलोमीटर पर आवर, मतलब पूरे पाथ में उसकी स्पीड कितनी है, 50 किलोमीटर पर आवर। तो उसकी एवरेज स्पीड निकल के आ गई 50 किलोमीटर पर आवर। सेम केस में एवरेज वेलोसिटी की बात करते हैं। एवरेज वेलोसिटी में थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग लगाना पड़ेगा डिस्प्लेसमेंट के लिए। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला बोलो, फटाफट बोलो। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या हुआ करता था अपने पास, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता था अपने पास टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन। आपको इतना फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं, आप सीधे आंसर निकालो, ठीक हो गया। टोटल डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई उसकी, दिल्ली से जयपुर जा रहा है, फिर जयपुर से फिर दिल्ली आ जा रहा है, ठीक हो गया। दिल्ली से जयपुर जा रहा है 250 माइनस फिर 250 दोबारा आ गया, अपॉन टाइम कितना है 5 + 5, तो 250 - 250 अल्टीमेटली 0, तो आंसर है 0 मीटर, 0 किलोमीटर पर आवर। तो क्या उसकी एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड इक्वल आई, नहीं आई सर। तो यही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। मैंने 2 केस लिए, एक इलस्ट्रेशन के तौर पे लिया और एक नॉर्मल क्वेश्चन के फॉर्म में लिया, कि आपको ये बताने के लिए कि हमेशा इस चीज़ से जज मत करना कि एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी इक्वल होती हैं, या फिर स्पीड और वेलोसिटी हमेशा इक्वल होती है। बेसिकली एक चीज़ आप यहाँ से मैं कहूँ तो जज कर सकते हो कि एवरेज वेलोसिटी तो कभी कभार आपके पास 0 भी आ जा रही है, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट जो यहाँ से निकल के आ रहा है, कभी भी एवरेज स्पीड 0 नहीं हो सकती। 0 नहीं हो सकती तो वो एवरेज वेलोसिटी से छोटी नहीं हो सकती। तो आप जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ या फिर सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप यहाँ पर जो क्लेम कर सकते हो, वो आप ये क्लेम कर सकते हो कि हमेशा हमारे पास क्या होगा, एवरेज स्पीड जो होगी वो हमेशा बड़ी रहने वाली होगी, किससे, या फिर बड़ी या फिर इक्वल एवरेज वेलोसिटी के। एवरेज वेलोसिटी कभी बड़ी नहीं हो सकती एवरेज स्पीड से। कोई सा भी केस लिया हो दुनिया का, कभी भी आए तो कमेंट सेक्शन में कर देना मुझे कमेंट कि सर यहाँ पर ये बड़ी आ गई एवरेज वेलोसिटी। ये कंडीशन हमेशा सेटिस्फाइड है भैया। यही क्वेश्चन मैंने देखा है जेईई मेंस का एक एग्ज़ाम होता है उसमें आते हुए।
डायरेक्ट पूछा था कि एवरेज, 4 केस दिए थे, एवरेज स्पीड इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड इज ग्रेटर देन एवरेज वेलोसिटी, नन ऑफ दीज, और एवरेज स्पीड इज लेस देन इक्वल्स टू एवरेज वेलोसिटी। तो उसमें डायरेक्टली ऑप्शन टिक मार्क होता है, इसीलिए बता रहा हूँ मैं आपको, बहुत इंपॉर्टेंट केस है। एवरेज स्पीड इक्वल होती है एवरेज वेलोसिटी के, ये भी केस कराया मैंने आपको। इस पहले केस में देखो तो यहाँ पर आपकी 2 मीटर पर सेकंड 2 मीटर पर सेकंड दोनों आई, सेम सेम है भैया। पर कभी भी जो क्या है, एवरेज स्पीड छोटी नहीं आ सकती। क्यों नहीं आ सकती? क्योंकि यहाँ पर डिस्टेंस है, ऑब्वियसली डिस्प्लेसमेंट नहीं है, तो डिस्प्लेसमेंट कभी भी जीरो हो सकती है, डिस्टेंस जीरो नहीं हो सकती है। अगर कोई बॉडी मूव कर रहा है तो उसकी डिस्टेंस कुछ ना कुछ होगी, दैट विल नेवर बी जीरो। ओके, तो ये था इंपॉर्टेंट केस। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिक समझाया मैंने आपको, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एवरेज स्पीड इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू एवरेज वेलोसिटी क्या होता है। और ये केस याद रखना कि एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड कभी भी इक्वल नहीं होती, और स्पीड और वेलोसिटी भी कभी इक्वल नहीं होती। इक्वल हो भी सकती है और इक्वल नहीं भी हो सकती। इक्वल कब होती है वो भी बताया कि एक स्ट्रेट लाइन में अगर ट्रैवल कर रहा है किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तो उस केसेस में इक्वल रहती है। तो होप्स हो कि आपको वीडियो समझ में आया होगा, और अच्छा लगा हो तो यार लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना, और अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करना जिसको ज़रूरत है वीडियोस की, जो भी पढ़ना चाहता है फिजिक्स अच्छे लेवल की। और ऐसी इसके अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बेसिकली एक्सेलरेशन के बारे में, जो और इंपॉर्टेंट होता है न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन को टैकल करने के लिए। उसके बाद हम जाके जंप करेंगे न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन में। तो काफ़ी लंबी जर्नी है मोशन इन वन डायमेंशन की। ये अभी 6th पार्ट है, तो होप्स हो कि 15 से 20 या पार्ट तो आप मान के चलो, जो कि बेसिक बोर्ड लेवल की 9th क्लास के जो बोर्ड लेवल होता है उसे खत्म करने में जाएगा। उसके बाद मोशन इन 2 डायमेंशन, जो हमें NSE GS ओलंपियाड के लिए प्रिपरेशन करने के लिए शुरू करना पड़ेगा, मोशन इन 2 डायमेंशन। और उससे पहले भी काफ़ी चीज़ें हैं यार, बिल्कुल ऐसा कोई आसान नहीं है। और बस आप अपना सपोर्ट दिखाते रहना, अपने पॉजिटिव कमेंट देते रहना, जो मेरे अंदर पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करते हैं, और अच्छा कंटेंट लाने की मैं कोशिश करूँगा। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं यार, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। होप्स हो कि आपको वीडियो समझ में आई हो। ओके बाय, थैंक यू।